अब जो हमने पहले सीखा है उसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी है कि जो लैंग्वेज के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके अंदर जो फॉर्मेशन है पूरी की पूरी हमने कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड क्या होता है, वर्ड किस तरह से लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और फिर वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, और फिर सेंटेंस यानी कि कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, सवाल पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब देखें जी, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के हों, उनको दो तरह की कैटेगरीज के अंदर डाला जाता है। जैसा कि कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट और कुछ होते हैं जी हमारे पास वॉवेल्स। ठीक है जी। कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या होते हैं जी, असल में जो वॉवेल्स होते हैं ये तकरीबन हर कॉन्सोनेंट के साथ मिलके और हर कॉन्सोनेंट जो होता है हर वॉवेल के साथ मिलकर ही एक वर्ड बनाता है। अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या होते हैं, असल में होते हैं ये अल्फ़ाबेट के अंदर ही हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो वर्ड बनता है उसके अंदर वॉवेल का कुछ हिस्सा इसके अंदर होता है और कॉन्सोनेंट का कुछ हिस्सा इसके अंदर भी होता है। लेकिन बाज़ कुछ कुछ मतलब कि ऐसे ख़ास हालात होते हैं जिसके अंदर वॉवेल्स जो होता है वो कॉन्सोनेंट के अंदर नहीं होता है, तो वो सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही वर्ड एक फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक चीज़ मिसाल रखता हूँ, CAT कैट। ठीक है जी। पहले मैं आपके सामने इंग्लिश की कुछ वॉवेल्स लिख देता हूँ। ये देखें, A E I O U। ये सबको पता है, कॉमन है कि इंग्लिश की ये वॉवेल्स हैं और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब देखें CAT कैट, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 लेटर्स आपस में मिलकर एक वर्ड बना है। अब इस वर्ड के अंदर आप देखें C कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल के अंदर से आया हुआ है और T भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी कैट। ठीक है, ये कैट है। अब ये तो कैट है, समझ में आया। अब ये देखें एलिफेंट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलिफेंट। ये देखें, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, और ये आपका वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट। तो एलिफेंट आ गया, कैट आ गया, सही है। इसके अलावा मैं लिखता हूँ यहाँ पे RUN रन। तो इसके अंदर आप देखें कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे हर वर्ड के अंदर एक वॉवेल मस्ट आता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लिखता हूँ FLY फ्लाई। अब इसके अंदर देखिए, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तीनों ही कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से भी वर्ड फॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट बहुत कम है। ज़्यादातर के अंदर ये कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल का होना या वॉवेल का किसी भी वर्ड के अंदर होना ज़्यादा होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं कि ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसा कि उर्दू के अंदर अगर मिसाल लेते हैं, हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल की समझते हैं इस तरह, तो देखते हैं कि उर्दू के अंदर हमने देखा है कि 37 लेटर होते हैं। उसके अंदर देखते हैं दाल और लाम, ये मैंने लिखा। अब इसको पूछा जाए कि ये क्या लिखा है मैंने, दाल और लाम, ये क्या है, ये दिल है, दुल है, ये दल है, ये क्या है, तो नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम इसके साथ ज़ेर लगा देते नीचे तो ये दिल है, ज़ेर को हटा देता हूँ मैं, ऊपर ज़बर लगा देता हूँ तो ये दल है। अगर इस ज़बर को हटा देता हूँ यहाँ पर मैं और मैं पेश लगा देता हूँ तो ये दुल है। ठीक है, तो पता चला ये जो पेश लगाई इससे और ये ज़बर लगाई इससे या ये ज़ेर लगाई इससे, इससे इसकी आवाज़ों के अंदर फ़र्क आ रहा है। अब ये क्या होते हैं, फ़र्ज़ करें ये अलिफ लिखता हूँ मैं, तो ऊपर ये ज़बर, ये ज़ेर है, ये पेश है, डबल ज़ेर, डबल ज़बर, शद। तो ये जो चीज़ें लगाई जा रही हैं, ये सारी की सारी ये चीज़ें जो होती हैं ये उर्दू के वॉवेल्स होते हैं, जो कि उर्दू के अंदर साउंड निकालने में इनका अब बड़ा रोल होता है जी, बड़ा काम करते हैं ये उर्दू के अंदर। ये अरबिक लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी अल्फाज की अदायगी, जो उसकी प्रोनंसिएशन है, ये उसका जो तलफ़ुज़ है, वो हमें बताते हैं किसी वर्ड को हमने पढ़ना किस तरह से है, उसकी अदायगी किस तरह से होनी है। अच्छा, तो हम ये चीज़ देखते हैं, यहाँ पर आपको मैं बताता चलता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं कि अलिफ बे पे जब हम पढ़ते हैं, अलिफ बे पे ते से टे वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर एक चीज़ नोट करते हैं, एक चीज़ नोट करते हैं अलिफ बे पे ते के अंदर एक चीज़ नोट करते हैं कि ये पूरे के पूरे जो 37 होते हैं, 37 जो लेटर होते हैं, इनके अंदर हम अलिफ से लेके ये तक जो होते हैं टोटल, हम ज़बर, ज़ेर,
पेश, शद, डबल ज़ेर, डबल ज़बर ये नहीं पढ़ते, ये अलग से पढ़ते हैं हम। इसके अंदर हम सिर्फ अली बे पे ते टे से जो पढ़ते हैं ये 37 अलग से पढ़ते हैं। और ये जो वॉवल्स हैं यानी कि इनकी जो आवाज़ें हैं या साउंड्स की जो सिचुएशन है इनको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। जबकि इंग्लिश के अंदर क्या होता है, हम ए बी सी डी ई एफ जी जो टोटल 26 हैं, ये टोटल 26 हैं जेड तक, एक इसी के अंदर से हमने वॉवल निकाले होते हैं। ये वॉवल है जी हमारे पास सी, ये वॉवल जी, ठीक है। वो कौन से हैं जी, ए ई आई ओ यू, ये इसी के अंदर से निकाले हुए हैं, ठीक है। ले अब यहाँ पर उर्दू में हमने देखा कि 37 ये अलग हैं और इनके जो वॉवल्स हैं उनको अलग से पढ़ा जाता है। जबकि इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है, इंग्लिश के अंदर इस पूरे 26 को पढ़ दें आप, 26 के अंदर से ही निकाले हुए हैं ये, ठीक है। कोरियन लैंग्वेज जो है वो उर्दू लैंग्वेज की तरह है। उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर हम कॉन्सोनेंट को अलग पढ़ेंगे और वॉवल को हमने अलग से पढ़ना होगा, उसके अंदर नहीं होते वो। जिस तरह उर्दू के अंदर इसके अंदर से नहीं है, इसी तरह कोरियन के अंदर भी हम देखेंगे कि उसके जो हम कॉन्सोनेंट पूरे पढ़ेंगे उसके अंदर से वॉवल नहीं निकलेंगे, उनको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो ये क्वाइट सिमिलैरिटी है उर्दू और कोरियन लैंग्वेज के अंदर। तो जिनको उर्दू की थोड़ी बहुत समझ में आती है उनको कोरियन लैंग्वेज समझना आसान है, ये इंग्लिश की तरह नहीं है बल्कि कोरियन की तरह। सेकंड हम जब आपको एक हल्का सा मैं इशारा दे देता हूँ थोड़ा सा कि उर्दू से कितनी रिजेंबल करती है, बाकी हम इसकी मज़ीद डिटेल के अंदर जो है या वजाहत के साथ हम जो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर क्या होता है जी, ये फार्मूला नॉर्मली अप्लाई होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आई ईट मैंगो, ठीक है। तो आई क्या होता है, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ईट क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। और मैंगो आपका क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। आई ईट मैंगो। जबकि उर्दू के अंदर क्या होता है, उर्दू के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है जी, आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है ये देखें, ये जो है मैं आई यानी कि आपका सब्जेक्ट पहले आया है, ठीक है। उसके बाद आम ऑब्जेक्ट बाद में आया है, उसके बाद खाता हूँ वर्ब लास्ट में आया है। यानी कि उर्दू के अंदर हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इंग्लिश में देखें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, ठीक है। आई ईट मैंगो, सही है। लेकिन उर्दू के अंदर हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट मैं आम ऑब्जेक्ट खाता हूँ लास्ट में वर्ब। तो ये जो पैटर्न है, ये जो लास्ट पैटर्न, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट ऐसे, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता इनके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब कितनी फॉर्म्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी फॉर्म्स के होते हैं, किस तरह से लगते हैं, किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। अभी सिर्फ हल्का से एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोरियन लैंग्वेज उर्दू से कितनी मिलती है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो इंग्लिश के अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है नॉर्मली। और इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है ऑब्जेक्ट आता है। जबकि उर्दू के अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आता है। सिमिलर इसी तरह हम जब कोरियन को स्टडी करते हैं तो कोरियन के अंदर भी सब्जेक्ट आता है फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम जब उर्दू सेंटेंस लिखेंगे और इनको कोरियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें ये समझते हुए बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और बड़े इजीली हम इसको समझते चले जाएंगे कि मैं आम खाता हूँ। सो किस तरह से कोरियन में कन्वर्ट होगा। जबकि हम इंग्लिश में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है। किसी बंदे को बताएं मैं की, वो उसको कहता है मैं की तो इंग्लिश होगी आई, सेकंड लिखा हुआ था आम। अब यार आम की इंग्लिश तो मैंगो है तो इसने ईट क्यों लिखा है। तो पता चला खाता की इंग्लिश ईट है तो उसने बोला पहले इसने क्यों लिखा है, इसने बाद में क्यों लिखा है। तो ये कन्फ्यूजन आपको उर्दू और कोरियन से ट्रांसलेशन करते हुए, इसका ट्रांसलेशन करते हुए बड़ी आसानी होगी, बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ये चीज़ें अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो पता चला कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो उर्दू से रिजेंबलेंस करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन और फार्मूलेज जो होते हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको उर्दू आती है उसको कोरियन भी आसानी से आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि उर्दू के अंदर और कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो लेटर्स हैं या वर्ड हैं या उनकी प्रोनाउंसिएशन वो अलग चीज़ें हैं, टोटल अलग ज़ुबान है, ठीक है। तो हम देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर।
कि हम किस तरह से इन चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि उर्दू लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज के दरमियान कितनी रिजेम्बलेंस है। मज़ीद वीडियोज़ के अंदर हम इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से खोलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो हमारी आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इनको और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। खुदा हाफिज़।